नमस्कार। मैं महेश कुंतल आज आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर की समावेशी विद्यालय बनाना सब्जेक्ट के साथ आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोठारी शिक्षा कमीशन 1964-66। इस कमीशन के द्वारा भारत सरकार के लिए जो भी भारतीय शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में सिफारिशें की गई थी, कौन कौन इसके आयोग के सदस्य थे, कौन अध्यक्ष थे, इसके बारे में विस्तार से आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, प्राचीन काल से ही भारतीय शिक्षा में सुधार एवं विस्तार संबंधी प्रयास जारी रहे हैं। अंग्रेजों के समय में भी अनेक कमीशनों की नियुक्ति की गई थी। अनेक शिक्षाविदों द्वारा रिपोर्ट भी तैयार की गई थी। उनमें उलटफेर हुए तथा क्रियान्वित करने तथा बदलने के प्रयास भी किए गए थे। इस प्रकार से भारतीय शिक्षा के संबंध में अनेक प्रयास अंग्रेजी शासनकाल में हुए। स्वतंत्रता के पश्चात भी यह कार्यक्रम जारी रहा और 1951 में राधाकृष्णन कमीशन की स्थापना की गई। साथ ही उसकी सिफारिशों के आधार पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। 1954 में इसके कार्यक्रमों का विस्तार से वैधानिकता प्रदान की गई, परंतु शिक्षा संबंधी वास्तविक हल निकाल नहीं सका। देखिए, विभिन्न प्रकार के, जैसे अगर हम अंग्रेजों के काल से ही अगर इसके बारे में अध्ययन करें तो स्वतंत्रता से पूर्व भी भारत में शिक्षा से संबंधित अनेक आयोगों का गठन किया गया, अनेक प्रकार की योजनाओं का संचालित किया गया तथा स्वतंत्रता के बाद भी अनेक योजनाएं समितियों का गठन किया गया। सर्वप्रथम राधाकृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, का गठन किया गया। हमारे देश में भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात ही योजना आयोग की नियुक्ति कर दी गई थी, जिसमें देश के विकास के लिए विस्तृत कार्यक्रम एवं योजनाएं निर्धारित की गई थीं। अब देखिए, जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, उसके स्वतंत्रता के कुछ समय पश्चात ही भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। और योजना आयोग क्यों बनाई गई? योजना आयोग के द्वारा प्रत्येक एक पंचवर्षीय योजना के द्वारा विकास का लक्ष्य रखा गया। उस लक्ष्य के द्वारा ही, अर्थात एक पंचवर्षीय योजना में उस लक्ष्य को मानक मानकर उसके प्रति उसे प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते थे। पंचवर्षीय विभाजन के आधार पर कार्य के लिए जाने की अवधि निर्धारित की गई। योजना आयोग ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के संबंध में भी विचार किया और इस संबंध में भी धन राशि व्यय किए जाने की आवश्यकता का अनुभव कर आज तक की समस्त चारों योजनाओं में यथासंभव धनराशि निर्धारित की गई तथा व्यय की गई। प्रत्येक योजना के अंतर्गत शिक्षा संबंधी विस्तृत उद्देश्य एवं कार्यक्रम रखे गए और उन्हें क्रियान्वित करने का यथासंभव प्रयास भी किया गया। परंतु दुर्भाग्यवश आशा ही बनी रही कि हम अपने लक्ष्यों तक आज तक न पहुंच सके, जिसमें आर्थिक संकट, अकाल, युद्ध आदि के कारण तीसरी योजना भी लक्ष्य पूर्ति की आशा प्राय समाप्त प्रायशी होने लगी। साथ ही हमारी दिन प्रतिदिन की शिक्षा संबंधी समस्याएं दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ने लगीं और हमारी अनेक प्रकार की समस्याओं ने जन्म ले लिया। इन विवादों में पाठ्यक्रम भाषा का माध्यम, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा का शिक्षा में महत्व, प्रांतीय भाषाओं का महत्व, अनुशासन, शिक्षा का स्तर, शिक्षा प्रणाली में सुधार, शिक्षा का रूप परिवर्तन आदि अनेक थे।
इधर बढ़ती हुई बेकारी तथा विद्यार्थी असंतोष ने शिक्षा की अनुपयोगिता की गवाही देनी शुरू कर दी। अतः सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था पद्धति तथा स्तर में कुछ और भी दोष देखने को मिले और इस बात का अनुभव किया गया कि आयोग का गठन किया जाए। इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखकर अंत में यह निर्णय लिया गया कि एक आयोग का गठन किया जाए जिस पर जो कि इन सारी समस्याओं का प्रमुख रूप से आकलन कर सके और इन्हें समझ सके। अतः भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को अपने प्रस्ताव में आयोग की नियुक्ति के कारण निम्नलिखित शब्दों में अंकित किए। अतः 14 जुलाई 1964 को आयोग की स्थापना की गई और भारत सरकार के द्वारा कहा गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत सरकार ने देश की परंपराओं तथा मान्यताओं तथा आधुनिक समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने का प्रयत्न किया। इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए गए, परंतु शिक्षा प्रणाली का विकास समय की आवश्यकता के अनुसार नहीं हुआ। देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। ये चीज़ आपको पहले भी बताई है मैंने। जैसे अगर हम कोई भी किसी भी चीज़ का विकास अगर हम कर रहे हैं, चाहे समाज का कर रहे हैं, परिवार का कर रहे हैं, देश का कर रहे हैं, राज्य का कर रहे हैं, अपनी आर्थिक विकास कर रहे हैं, राजनीतिक विकास कर रहे हैं, सांस्कृतिक विकास कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी विकास कर रहे हैं, तो उसमें हमारी शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात शिक्षित समाज किसी भी एक क्षेत्र का एक संपूर्ण रूप से अच्छे तरीके से विकास कर सकता है। अतः देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में भी शिक्षा का प्रमुख योगदान माना जाता है। शिक्षा ही लोकतंत्रीय समाज का निर्माण कर सकती है और शिक्षा के द्वारा ही लोकतंत्रीय समाज की भी का निर्माण किया जा सकता है। लोकतंत्रीय समाज को किसे कहते हैं? जिस समाज का नेता वंशवाद न चलकर अर्थात राजतंत्रात्मक प्रणाली से न चलकर लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ऐसा समाज लोकतांत्रिक समाज कहलाता है। शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्रीय एकता संभव है और हम शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंध सकते हैं, क्योंकि शिक्षा ये एक ऐसा माध्यम है जिससे एक दूसरे को पहचाना जा सकता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जा सकता है, एक दूसरे की संस्कृतियों को समझा जा सकता है और जब हम शिक्षा के द्वारा ही हम एकता के सूत्र में बंध सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह आवश्यक समझा जाता है कि शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच की जाए। इस जांच के फलस्वरूप ही संतुलित एवं संगठित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास होना संभव होगा और ऐसा ही प्रणाली से राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों को पूर्ण योग मिलेगा। और इसके बाद जैसे भारत सरकार के अनुसार शिक्षा ही राष्ट्रीय समृद्धि का आधार है। देश का जितना हित शिक्षा से हो सकता है उतना अन्य किसी वस्तु से नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि हम सभी संपूर्ण क्षेत्रों का विकास शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं, अर्थात शिक्षा के माध्यम से हम जितना विकास कर सकते हैं अन्य किसी भी माध्यम से इतना विकास हम नहीं कर सकते। सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी के सब साधनों का उपयोग करने का भी निश्चय किया है। ये केवल उत्तम एवं प्रगतिशील शिक्षा के आधार पर ही किया जा सकता है, अर्थात शिक्षा सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के विज्ञान के तरीके से भी इसे संभालने का प्रयास किया है, प्रौद्योगिकी के जरिए से भी इसे संभालने का प्रयास किया है, लेकिन
ये केवल उत्तम एवं प्रगतिशील शिक्षा के आधार पर ही संभव हो सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से भारत ने राष्ट्रीय विकास के एक नवीन युग में प्रवेश किया है। इस युग में उसके लक्ष्य हैं शासन एवं जीवन के ढंग के रूप में धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना, सबके लिए रहन सहन का उचित स्तर, कृषि आधुनिकीकरण, उद्योगों का तीव्र विकास, जनता की निर्धनता का अंत, आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग, परंपरागत आध्यात्मिक मूल्यों के साथ इसका सामंजस्य, समाजवादी ढंग से समाज की रचना, इसके फलस्वरूप का उचित वितरण एवं शिक्षा, रोजगार, सांस्कृतिक प्रगति के लिए सबको अवसरों की समानता। इन लक्ष्यों की प्राप्ति तभी की जा सकती है जब परंपरागत शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किए जाएं। अर्थात इन सभी प्रणालियों में हम तभी परिवर्तन कर सकते हैं जब हमारी शिक्षा प्रणाली दुरुस्त होगी और शिक्षा प्रणाली के द्वारा ही हम इसमें समुचित परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही सब स्तरों पर शिक्षा का आश्चर्यजनक विस्तार हुआ है। अब देखिए, अगर हम सभी स्तरों को सामान्य रूप से देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसमें एक आश्चर्यजनक ढंग से इसमें परिवर्तन हुआ है, अर्थात इसमें विकास हुआ है। परंतु इस विस्तार के बावजूद भी शिक्षा के अनेक अंगों के प्रति व्यापक असंतोष है। जैसे अभी तक 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा रही थी। अर्थात स्वतंत्रता से पहले की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता से पहले 14 वर्ष तक की आयु तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त नहीं की जा रही थी। निरक्षरों की समस्या का समाधान नहीं किया जा सका था। माध्यमिक एवं उच्च पाठ्यक्रमों के विभिन्नीकरण की योजना को पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सका है, जिसके परिणाम स्वरूप एक और शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी अधिक हो गई है और दूसरी ओर अनेक उद्योगों में प्रशिक्षित व्यक्तियों का अत्यधिक अभाव है। शिक्षकों के वेतन तथा सेवा संबंध प्रतिबंधों में वांछित परिवर्तन नहीं हुआ है और शिक्षा की अनेक महत्वपूर्ण समस्याएं अभी तक उग्र विवाद के विषय में बनी हुई हैं। तो इस प्रकार के जो मुख्य रूप से ये पॉइंट हैं भारत सरकार के द्वारा कोठारी कमीशन के सामने प्रस्तुत किए गए। अगर हम आयोग के स्वरूप को अगर स्पष्ट करें तो इसमें कौन कौन से सदस्य थे, तो अगला हम आयोग के स्वरूप इसके बारे में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सदस्य थे। पर्याप्त विचार विमर्श तथा विचार विनिमय के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस समय ऐसे आयोग की आवश्यकता है जिसका स्वरूप एवं आधार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का हो। साथ ही यह आयोग भारतीय शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सके। अब देखिए, इसमें सभी प्रकार के जब समस्याओं के बारे में जाना गया, भारत सरकार के द्वारा अवगत कराया गया, तो अंत में यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभी वर्तमान में एक ऐसे आयोग की आवश्यकता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा को जानता हो और भारतीय शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सके। इसी कारण से विदेशी शिक्षाविदों को भी इसमें स्थान दिया गया। इस आयोग में 17 सदस्यों की सिफारिश की गई, जिसमें प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी के साथ अन्य 16 सदस्य नियुक्त किए गए। अब देखिए, इस आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 17 में अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी।
जिनमें भारतीय विद्वानों एवं शिक्षाविदों के अलावा पाश्चात्य एवं पूर्वी देशों के विश्व के अन्य देशों की शिक्षा संस्थाओं के प्राध्यापक एवं शिक्षाविद भी थे। आयोग ने 12 कार्य टोलियां और 7 अध्ययन दल नियुक्त किए। अब इस आयोग ने शिक्षा के संबंध में जानकारी लेने के लिए 12 तो कार्य टोलियां बनाई और 7 अध्ययन दल नियुक्त किए। अब देखिए, इसके अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे। ये कौन थे? ये अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से थे। इसके सचिव प्रोफेसर जेपी नायक, और ये कौन थे? अध्यक्ष शिक्षा नियोजन प्रशासन एवं वित्त विभाग, गोखले राजनीतिक एवं अर्थशास्त्र संस्थान, पूना। अब इस आयोग के अन्य जो सदस्य थे वो थे श्री AR दाऊद, ये थे भूतपूर्व निदेशक माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम नई दिल्ली। श्री HD एल्विन, ये थे निदेशक शिक्षा संस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। इसके बाद श्री RA गोपाल स्वामी, ये थे निदेशक इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैन पावर रिसर्च नई दिल्ली। अब इसके बाद प्रोफेसर MB माथुर, ये थे प्राध्यापक राजस्थान विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र एवं सार्वजनिक विभाग। अब इसके बाद श्री PN कृपाल, ये थे शिक्षा सहायक भारत सरकार नई दिल्ली। अब इसके बाद जो अगले सदस्य थे डॉक्टर BS झा, ये भूतपूर्व निदेशक शिक्षा संपर्क यूनिट राष्ट्रमंडल लंदन। इसके बाद कुमारी S पानांदिकर, ये थी अध्यक्षा शिक्षा विभाग धारावाड़ कर्नाटक विश्वविद्यालय। अब इसके बाद प्रोफेसर रोजर रेवेल डीन ऑफ रिसर्च, ये थे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अमेरिका। इसके बाद BP पाल, ये थे निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं विशेष सचिव भारत सरकार। डॉक्टर T सेन, उपकुलपति जादवपुर विश्वविद्यालय। डॉक्टर KG सैयदन, ये थे भूतपूर्व शिक्षा सलाहकार भारत सरकार। इसके बाद अगले जो सदस्य थे प्रोफेसर जीन थॉमस, शिक्षा महानिदेशक फ्रांस तथा भूतपूर्व उप महानिदेशक यूनेस्को। प्रोफेसर SA शिवस्के, ये थे डायरेक्टर मेथोडोलॉजिकल डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ हायर एंड सोशल सेकेंडरी एजुकेशन RSFSR, अध्यापक भौतिकी मास्को विश्वविद्यालय। इसके बाद अगले जो सदस्य थे प्रोफेसर सदादेशो दोहरा, प्रोफेसर ऑफ द फर्स्ट फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वासेडा यूनिवर्सिटी टोक्यो। तो ये प्रमुख रूप से 14 सदस्य थे। कमीशन ने अपने कार्य का संचालन करने के लिए 22 टोलियों और 7 अध्ययन दल नियुक्त किए, जो कि निम्न प्रकार से हैं। अब देखिए, पहली जो कार्य टोली थी वो थी स्कूली शिक्षा, जिसके संयोजक कौन थे? श्री AR दाऊद। दूसरी कार्य टोली उच्च शिक्षा, जिसके संयोजक श्री KG सैयदन। अगली कार्य टोली कृषि शिक्षा, जिसके संयोजक डॉक्टर BP पाल। अगली कार्य टोली प्रौढ़ शिक्षा, जिसके संयोजक डॉक्टर BS झा। इसके बाद प्रौद्योगिक शिक्षा, जिसके संयोजक डॉक्टर T सेन। अगली शिक्षा तथा वित्त, इसके संयोजक प्रोफेसर MB माथुर। शिक्षा प्रशासन, जिसके श्री प्रेम कृपाल।
मानव शक्ति, जिसके संयोजक श्री R.A. गोपाल स्वामी। इसके बाद नई प्रणालियां तथा विधियां, जिसके संयोजक डॉक्टर B.S. झा। छात्र कल्याण, जिसके संयोजक श्री A.R. दाऊद। अध्यापक प्रशिक्षण एवं स्तर, इसके संयोजक कुमारी पनांदिकर। इसके बाद विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान, जिसके संयोजक थे डॉक्टर D.S. कोठारी। अब इसके अध्ययन जो मंडल थे 7, वो थे, सबसे पहला तो था नारी शिक्षा, जिसके संयोजक थे डॉक्टर D.S. कोठारी। अगला मंडल था स्कूल भवन, जिसके संयोजक थे श्री A.R. देसाई। इसके बाद स्कूल समुदाय संबंध, जिसके संयोजक थे श्री L.R. देसाई। इसके बाद पिछड़े वर्गों की शिक्षा, जिसके संयोजक थे श्री L.M. श्रीकांत। इसके बाद सांख्यिकी, जिसके संयोजक थे श्री G.P. नायक। इसके बाद जो अगला मंडल था स्कूली पाठ्यक्रम, जिसके संयोजक थे कुमारी पनांदिकर। और अगला मंडल था पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसके संयोजक थे कुमारी पनांदिकर। तो ये प्रमुख रूप से कार्यटोली एवं अध्ययन दल नियुक्त किए गए। अब इसके बारे में हम और विस्तार से हम कल अध्ययन करेंगे। आज तक जो हमने पढ़ा है, इसकी कार्यटोलियों के बारे में पढ़ा है, इसके अध्यक्ष सचिव सदस्यों के बारे में पढ़ा है, इसका जो आयोग का स्वरूप रहा है, उस आयोग के स्वरूप क्यों आवश्यकता पड़ी है, इसके बारे में हमने विस्तार से इसका अध्ययन किया है। जय हिंद, जय भारत।